अगर आपका ताल्लुक पाकिस्तान से है तो आपने न्यूज चैनल, सोशल मीडिया, होटल पर बैठे मुल्की हालात पर तबसरे करते दोस्तों और यहाँ तक के जुमा के खुतबा के दौरान मौलवी साहब के मुंह से भी ये एक लफ्ज जरूर सुना होगा। IMF हमारे हुक्मरान जब अपोजिशन में होते हैं तो IMF को बुरा भला कहते हैं, लेकिन इक़्तिदार में आते ही इसी IMF के कसीदे पढ़ने लगते हैं। तो क्या है ये IMF? किसने बनाया है इसे? IMF काम कैसे करता है? इसके पास पैसा कहां से आता है? इंडिया अब तक कितनी बार IMF के पास जा चुका है? पाकिस्तान का कौन सा हुक्मरान सबसे पहले IMF के पास गया था? और अमेरिका दुनिया के गरीब मुल्कों को कंट्रोल करने के लिए इस इदारे को कैसे इस्तेमाल करता है? ये सब जानेंगे आप आज की इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने ताज टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। ये बात है 2 सितंबर 1945 की, जब वर्ल्ड वॉर 2 यानी दूसरी जंग अजीम खत्म हुई। लेकिन रुको यार, ये कुछ ज्यादा बोरिंग सा और ओवर फील नहीं हो रहा? क्यों ना हम आपको एक आसान सी मिसाल की मदद से समझाएं कि ये IMF है क्या और इसको बनाने के पीछे मकसद क्या था। आप इस मिसाल को ध्यान से समझना, क्योंकि इस मिसाल की मदद से आपको IMF का पूरा स्ट्रक्चर बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगा। मिसाल ये है, फर्ज करें कि एक मार्केट में आपकी एक टेलर मास्टर की दुकान है। आप लेडीज और जेंट्स के लिए मुख्तलिफ किस्म के नए नए डिजाइन के कपड़े बनाते हैं और जाहिर सी बात है कि ये डिजाइन वाले कपड़े बनाने के लिए आपको जिन मुख्तलिफ चीजों की जरूरत पड़ती है, मसलन पाइपिंग, लेस, बटन, कपड़ा, चिप्स, बुकरम, धागा वगैरह, तो आप ये सारी चीजें उसी मार्केट में मौजूद मुख्तलिफ दुकानों से खरीदते हैं, जिसकी वजह से उन दुकान वालों का भी काम चल पाता है। और आप जो डिजाइन तैयार करते हैं वो भी आप इसी मार्केट में एक होलसेल डीलर को बेचकर अपना रोजगार कमाते हैं और वो होलसेल डीलर इन कपड़ों को आगे बेचकर रोजगार कमाता है। इसी तरह पूरी मार्केट में मौजूद सभी दुकानदार मुख्तलिफ चीजें बनाते हैं और आप ही की तरह मुख्तलिफ दुकानों से जरूरत की चीजें खरीद और बेचकर अपना काम चलाते हैं। कुल मिला के बात यह है कि मार्केट में मौजूद सभी लोगों का कारोबार एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और सेम इसी तरह दुनिया के हर मुल्क का कारोबार, उसकी मईशत एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो खैर, जिस मार्केट में आपकी दुकान है, एक दिन अचानक उस मार्केट में आग लग जाती है, जिसकी वजह से कुछ दुकानें बुरी तरह जल जाती हैं, मगर खुशकिस्मती से आपकी दुकान जलने से बच जाती है। लेकिन आप जिस दुकान से धागे, बटन और दीगर चीजें खरीदते थे वो दुकान नहीं बच पाई। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? डेफिनेटली आप बाहर किसी दूसरी मार्केट से सामान लाने पर मजबूर हो जाएंगे और वहां से सामान लाने के लिए आने जाने का किराया और टाइम ज्यादा लगेगा, मतलब खर्चा भी डबल और टाइम का भी नुकसान। खैर, जैसे तैसे करके आप बाहर से सामान अरेंज करके कपड़े तैयार कर लेते हैं, लेकिन जब आप होलसेलर को वो कपड़े बेचने जाते हैं तो होलसेलर ये कहकर कपड़े लेने से इनकार कर देता है कि भाई मेरी तो दुकान जल चुकी है और मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं आपके कपड़े खरीद सकूं। तो ऐसे में क्या होगा? अब या तो आपका वो कपड़ा जाया हो जाएगा या फिर आप उसे किसी दूसरी मार्केट में बेचने जाएंगे, और दूसरी मार्केट में बेचने जाएंगे तो वही बात कि आपको किराया वगैरह का एक्स्ट्रा खर्चा पड़ जाएगा। तो इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि आग की वजह से जिनकी दुकानें जल गई थी उनका तो कारोबार ठप हुआ सो हुआ, लेकिन जिनकी दुकानें जलने से बच गई थी उनके कारोबार पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ा। और ऐसा ही कुछ हुआ था 1944 में, जब दूसरी जंग अजीम अपने आखिरी मराहिल में थी तो हर तरफ तबाही फैल चुकी थी। जो मुल्क इस जंग का हिस्सा थे उनका नुकसान हुआ सो हुआ, लेकिन उसकी वजह से बाकी दुनिया की मईशत पर भी बहुत बुरे असरात पड़ रहे थे। अमेरिकन स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर गए, जिसकी वजह से बाकी दुनिया के मुल्कों की स्टॉक मार्केट्स भी धड़ाधड़ क्रैश करने लगी। इस इंसिडेंट को आज भी दुनिया में द ग्रेट डिप्रेशन के नाम से जाना जाता है। लिहाजा इस डिप्रेशन से निकलने के लिए 1 जुलाई 1944 को ब्रिटेन वुड के मकाम पर एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जिसमें उस वक्त दुनिया के 44 मुल्कों ने शिरकत की थी। 22 दिन तक चलने वाली इस कॉन्फ्रेंस में मुस्तकबिल में इस तरह के डिप्रेशन से निपटने के लिए मुख्तलिफ फैसले किए गए, जिनमें 2 फैसले सबसे अहम थे कि 2 इदारे बनाए जाएंगे, एक होगा वर्ल्ड बैंक और दूसरा होगा IMF। वर्ल्ड बैंक का काम ये होगा कि वो जंग से तबाह होने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा बनाने में मदद करेगा। अब वर्ल्ड बैंक कैसे काम करता है इस पर फिर किसी वीडियो में तफसील
से बात करेंगे। फिलहाल हमारा टॉपिक है IMF, लिहाजा हम इसी पर फोकस करते हैं। तो इस कॉन्फ्रेंस में फैसला ये हुआ था कि IMF का काम होगा कि वो मुआशी तौर पर मुश्किल में घिरे मुल्कों की मदद करेगा, ताकि उन मुल्कों की माशी हालत की वजह से दुनिया के दूसरे मुल्कों की मईशत पर बुरा असर ना पड़े। लेकिन यहाँ सबसे पहला सवाल तो ये था कि इस इदारे के पास पैसा कहाँ से आएगा, ये इदारा काम कैसे करेगा और इस इदारे को चलाएगा कौन। तो कहा गया कि अभी जो हम 44 मुल्क हैं, याद रहे कि उस वक्त इस कॉन्फ्रेंस में और इस प्रोग्राम में सिर्फ 44 मुल्कों ने शिरकत की थी। बाद में दूसरे मुल्क आहिस्ता आहिस्ता इसके साथ जुड़ते गए और आज दुनिया के 190 मुल्क IMF के मेंबर हैं। तो कहा गया कि अभी जो भी हम 44 मुल्क मौजूद हैं, हम सब मिलकर 1-1 अरब डॉलर जमा करवाएंगे और जब भी किसी मुल्क को जरूरत होगी तो IMF इस पैसे से उस मुल्क की मदद करेगा, ताकि मुतासरा मुल्क की माशी हालत की वजह से दुनिया के दूसरे मुल्कों की मईशत पर बुरा असर ना पड़े। लेकिन यहाँ कुछ मुल्कों ने एतराज उठाया कि भैया हमारे पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि हम 1 अरब डॉलर जमा करवा सकें। तो कहा गया चलो ठीक है, सब मुल्क अपनी अपनी गुंजाइश के हिसाब से पैसा जमा करवा दे। लेकिन इसमें भी एक मसला था कि इस तरह से तो हर कोई कम से कम रकम जमा करवाएगा और बोलेगा कि जी बस मेरे पास तो यही गुंजाइश है भाई। और अगर सभी 1 अरब डॉलर के बजाय चंद हजार या चंद लाख डॉलर जमा करवाते हैं तो भी काम नहीं चल सकता, क्योंकि इस तरह से तो IMF के पास इतनी रकम जमा ही नहीं हो पाएगी कि जिससे किसी मुल्क की मदद की जा सके। लिहाजा फिर फैसला ये किया गया कि कोटा सिस्टम के तहत इस इदारे को चलाया जाएगा, यानी जो मेंबर जितना ज्यादा हिस्सा देगा IMF में उसकी अहमियत उतनी ही ज्यादा होगी और इदारे के फैसले करने में उसकी राय को उतनी ही ज्यादा अहमियत दी जाएगी। और नाजरीन, यही वो कोटा सिस्टम है जिसको अमेरिका IMF से अपनी मर्जी के फैसले करवाने के लिए इस्तेमाल करता है। इस वक्त IMF के पास जो टोटल $1 ट्रिलियन की रकम रोलिंग में चल रही है, उसमें 16.52% अमेरिका का शेयर है, जो कि सबसे ज्यादा है, जबकि चाइना 6.39, इंडिया 2.77, रशिया 2.48 और पाकिस्तान का 0.12% हिस्सा है। अब अमेरिका अपनी इस पावर का इस्तेमाल करके कैसे कैसे फायदे उठाता है, ये हम आपको वीडियो में आगे चलकर बताते हैं। लेकिन उससे पहले आप ये जान लो कि जब ये इदारा IMF गरीब मुल्कों की मदद करने के लिए बनाया गया था, तो फिर ये गरीब मुल्कों की मदद करने से पहले उन पर कड़ी शर्तें क्यों लगाता है, यहाँ तक कि उन मुल्कों के इंटरनल मामला तक में दखल अंदाजी क्यों करता है कि तुम ये पॉलिसी बनाओ, ये टैक्स लगाओ, ये करो, ये ना करो। तो असल में इस ब्रिटेन वुड की मीटिंग में जब बाकी सारी बातें तय हो गई थी, तो किसी ने ये सवाल उठा दिया कि IMF के जमा पैसों से हम किसी मुल्क की मदद तो कर देंगे, लेकिन अगर वो मुल्क अपने हालात ठीक ना कर पाया तो वो IMF का पैसा वापस कैसे करेगा। और ये भी तो मुमकिन है कि कुछ मुल्क जानबूझकर नुकसान शो करके IMF से मदद के नाम पर पैसा लेकर बाद में कहेंगे मेरा तो सिस्टम सही नहीं हो पाया और मैं आपका पैसा वापस नहीं दे सकता, आई एम सॉरी। तो फिर ऐसी सूरत में IMF क्या करेगा। अब ये तो नहीं हो सकता कि अमीर मुल्क आए दिन IMF को पैसा देते रहे कि वो गरीब मुल्कों में बांट कर नुकसान करवाता रहे। तो इस मसले का हल ये निकाला गया कि IMF में कुछ एक्सपर्ट्स को शामिल किया जाएगा, यानी हर मुल्क अपनी तरफ से 1-2 बंदे देगा जिनकी मदद से मुआशी पॉलिसियां बनाई जा सके। इसीलिए IMF जब किसी मुल्क को पैसा देता है तो ऐसे ही नहीं देता कि ये लो बेटा जाओ उड़ा दो, बल्कि IMF उस मुल्क की उन गलतियों को भी पॉइंट आउट करता है जिनकी वजह से वो मुल्क इन हालात तक पहुंचा और पॉलिसीज बनाकर देता है कि तुम अपनी ये गलतियां सुधारो और इन कामों से दूर रहो, ताकि तुम्हारी माशी हालत भी ठीक हो सके और तुम IMF का पैसा भी वापस कर सको। यही वजह है कि जब भी पाकिस्तान IMF के पास जाता है तो वो पाकिस्तान पर सख्त शराइत आयद करते हैं और मुख्तलिफ मुआशी पॉलिसीज पर अमल करने को कहते हैं। जैसा कि अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने जो बजट दिया है वो भी IMF की ही सख्त शराइत और पॉलिसीज के तहत बनाया गया है, जिसमें IMF ने खुद गवर्नमेंट को भी अपने फालतू की शाह खर्चियां बंद करने का कहा था। तो दोस्तों, अभी तक आप IMF के मुकम्मल स्ट्रक्चर और काम करने के तरीके के बारे में सब कुछ अच्छी तरह समझ चुके हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि अब तक इंडिया और पाकिस्तान कितनी बार IMF के पास मदद के लिए जा चुके हैं और सबसे पहली बार IMF के पास पाकिस्तान का कौन सा हुक्मरान गया था। अमेरिका कैसे IMF की मदद से पाकिस्तान से अपनी मर्जी के फैसले करवाता है। तो भाई, इंडिया अभी तक सिर्फ एक बार IMF के पास मदद के लिए जा चुका है, जबकि पाकिस्तान
23 बार IMF के पास मदद के लिए जा चुका है। सबसे पहले 1958 में जनरल अयूब खान IMF के पास गए थे और उनके टोटल 11 साल दौरे हुकूमत में पाकिस्तान 3 बार IMF के पास गया। उसके बाद जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में 4 बार, जनरल ज़िया के दौर में 2 बार, बेनजीर भुट्टो के दौर में 2 बार, नवाज शरीफ के दौर में 1 बार, फिर दोबारा बेनजीर की हुकूमत आती है और वो 3 बार IMF के पास जाती हैं। नवाज शरीफ अपने दूसरे दौरे हुकूमत में 2 बार IMF के पास गए। फिर मुशर्रफ दौर में 2 दफा पाकिस्तान IMF के पास गया। उसके बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत में जब यूसुफ रजा गिलानी वजीर आजम बने तो उस दौर में पाकिस्तान 1 बार IMF के पास गया। फिर नवाज शरीफ के तीसरे दौर में पाकिस्तान 1 दफा IMF के पास गया। फिर PTI के दौर में 1 दफा और अब नून लीग के दौर में 1 बार फिर पाकिस्तान IMF के दर पर खड़ा है। यानी अब तक पाकिस्तान 23 बार IMF के पास जा चुका है। चलें अब ये जान लेते हैं कि अमेरिका कैसे IMF का इस्तेमाल करके पाकिस्तान से अपने मनपसंद फैसले करवाता है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि IMF का स्ट्रक्चर कोटा सिस्टम के तहत काम करता है, जिसमें अमेरिका का हिस्सा दुनिया के सभी मुल्कों के मुकाबले में सबसे ज्यादा है। और जैसा कि आपने जाना है कि 1958 से लेकर अब तक आए दिन तो पाकिस्तान को IMF की जरूरत पड़ती है और कोटा सिस्टम के चलते अमेरिका का IMF में सबसे ज्यादा असर और रसूख होने की वजह से अमेरिका पाकिस्तान की माशी मजबूरियों का फायदा उठाते हुए बंद कमरों में पाकिस्तानी हुकाम के सामने अपने मनपसंद और फायदे के फैसले रखता है और चाहते ना चाहते हुए भी पाकिस्तान के हर हुक्मरान को अमेरिका की बात माननी पड़ती है, क्योंकि अगर पाकिस्तान उनकी बात नहीं मानता तो वो कोई भी बहाना बनाकर पाकिस्तान की IMF से डील में रुकावट खड़ी करके पाकिस्तान को माशी तौर पर बुरी तरह नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए पाकिस्तान का हर हुक्मरान हुकूमत में आने के बाद IMF के कसीदे पढ़ने पर मजबूर हो जाता है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी। अगर हाँ तो कमेंट में हमें अपनी राय से जरूर आगाह करें और हाँ, यहाँ पर क्लिक करके इस वीडियो को अपने WhatsApp फ्रेंड्स, ग्रुप्स और Facebook पर जरूर शेयर करें।